ये लीजिए जमुना मासी, पानी पीजिए। थक गई होंगी ना आप इतना लंबा सफ़र करके। हाय हाय हाय, ना बाबा ना, हम ना पीने वाले तुम्हारे हाथ का पानी। अरे तुम जैसी आप शगुनी लड़की के हाथ से पानी पीकर हमें हमारे गले में भी पनौती बिठानी है क्या? एक तो पहले ही तुम बांझ हो, तुम्हारे हाथ से हमारा जल अभिषेक हो जाए तो हमारी बहू भी तुम्हारी तरह बांझ बन जाएगी। ऐसा क्यों कह रही हो आप मौसी जी? सही तो कह रही हैं। अब तो तुम्हारी देवरानी पाखी भी आ गई है। गगन और तुम्हारी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे बांझ होने के कारण हम दादी ही नहीं बन पाए। अब बस पाखी बहू पर ही उम्मीद टिकी हुई है। जब देखो तब पाखी पाखी पाखी। जब से ये कलमुही आई है मेरी तो लाइफ की बैंड बज गई है। जिठानी रोमा बांझ होती है, जिसके चलते उसकी सास मधुबाला और बाकी सारे लोग उसे खूब सुनाते। उसकी देवरानी पाखी बहुत भोली भाली और शांत स्वभाव की होती है। घर में सास मधुबाला, ससुर विक्रमजीत, छोटी बहू पाखी, पाखी का पति भरत, बड़ी बहू रोमा और उसका पति गगन होते हैं। माँ जी, मैं दीप जला लूँ मंदिर में? आप नाश्ता कर रही हो ना, इसलिए। नहीं, तू नहीं जलाएगी दीप। पाखी बहू जा बेटा, दीप प्रज्वलित कर दे। रोमा बहू, तुझसे कितनी बार कहा है मैंने कि तू ये सारे पवित्र काम नहीं करेगी, क्योंकि तू बांझ है। तेरी कोख में कभी कोई नन्ही जान नहीं पल सकती। मधु, क्यों खामखा बड़ी बहू को ताने कसती रहती हो? अब वो बांझ है तो उसे रोजाना दिन में 100 बार ये बात दिलाना जरूरी है क्या? मधु, तुम ये बहुत गलत करती हो। कुछ गलत नहीं करती है मम्मी, इसकी वजह से मैं भी तो फंस गया हूँ ना। हर आदमी का सपना होता है कि उसे भी कभी कोई पापा कहकर पुकारे, लेकिन इसके बांझ होने के कारण वो कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए गगन भाई, रोमा दीदी बांझ है, इसमें उनकी क्या गलती? वो जानबूझकर थोड़ी कुछ कर रही हैं, इसलिए उन्हें बार बार कोसना ये तो गलत बात है ना। आओ पाखी बहू, तुम अपने काम में ध्यान दो। हम बैठे हैं ना यहाँ सही गलत का फैसला करने। ज्यादा वकालत मत करो, हम मरे नहीं हैं अभी तक। मम्मी, आप ये कैसी बातें करती हो? छोड़ दो ना अब उस टॉपिक को। भरत बेटा, तुम नहीं जानते कितना दुख महसूस होता है। रोमा सबकी बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और उसे सब पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा पाखी पर उतारती है। रोमा दीदी, आप क्यों आटा गूंद रही हो? लाइए मैं कर देती हूँ। नहीं, रहने दो, तुम सब्जी का देख लो। रोमा दीदी, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, लेकिन बांझ होना इसका मतलब आप माँ नहीं बन सकती है, ऐसा नहीं है। आजकल बाकी कितने तरीके हैं जिनसे बांझ औरतें भी माँ बनती हैं। बस, अब तुम्हारी ही कमी थी। अरे अपने काम से काम रखो ना यार। जाओ, मुझे नहीं करना कुछ। अब से तुम ही सारा काम करना। 3 टाइम का खाना, सारे कमरों की सफाई, सब तुम ही करना। अगर हमें शांत और सही परिस्थिति में दिखना चाहती हो ना, तो फिर ये सारे काम करो, मुझे थोड़ा ब्रेक दे दो। इतना कहकर रोमा वहां से निकल जाती है और वो ऐसे ही रोजाना अपना सारा गुस्सा पाखी पे उतारा करती और उससे सारा काम भी करवा लेती। और बेचारी मासूम पाखी माथे पर शिकन लाए बिना सारा काम करती और फिर भी रोमा से अच्छे से पेश आती और हमेशा उसके साथ खड़ी रहती। कुछ महीनों बाद पाखी गर्भवती हो जाती है और ये खबर सुनते ही पूरा परिवार खुशी के मारे झूम उठता है। क्या सच? तुम प्रेग्नेंट हो पाखी बहू? इसका मतलब ये है कि हम दादी बनने वाले हैं। हाय राम, विक्रमजीत जी, आप दादा बनने वाले हैं। इस खुशी के अवसर पर शंख फूंकिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं पापा बनने वाला हूँ। थैंक यू पाखी, मुझे लाइफ का इतना खूबसूरत नजराना देने के लिए। विक्रमजीत शंख फूंकते हैं और मधुबाला मंदिर में भोग चढ़ाती है और सभी की खुशी 7वें आसमान पर होती है। हम तो आज बहुत 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 खुश हैं। मानो दुनिया भर की सारी खुशियाँ आज हमारे दामन में आ गई हो। चलो अभी से ही गोंद के लड्डू को बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं, फिर तुम आराम से खाना। और हाँ, अब से कोई काम नहीं, सिर्फ आराम। अरे हमारे पोता या पोती की एकदम नाजुकी से देखभाल करेंगे हम।
मधुबाला पाठक का पोता या पोती है भैया, हाँ? पाखी को सबकी अटेंशन मिलते देख रोमा को बहुत जलन होती है और वो अंदर से बहुत गुस्सा हो रही होती है। इससे इतनी खुशियां नहीं मिल सकती। मैं ही क्यों बांझूं? मुझे क्यों नहीं मिली ये सारी खुशियां? आज इसे ऐसा देख मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे किसी ने मेरी आत्मा पर जलता हुआ कोयला रख दिया हो। रोमा अब अपनी गर्भवती देवरानी को चोट पहुंचाना शुरू करती है। वो फर्श पर तेल गिरा देती है। अब इस तेल पर से जब बेचारी पाखी का पैर फिसलेगा तब उसका बच्चा इस दुनिया में आ ही नहीं पाएगा। रोमा अलमारी के पीछे छुप जाती है। पाखी कमरे में दाखिल होती है और जैसे ही वो फिसलने वाली होती है कि पीछे से भरत आकर उसे पकड़ लेता है और वो भरत के हाथों में ही गिर जाती है। पाखी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भरत जी, मैं ठीक हूँ। पता नहीं ये तेल किसने फैलाया है यहाँ पर, या फिर अपने आप फैल गया। अरे यार, इस भरत के बच्चे को भी अभी ही हीरो बन के टपकना था यहाँ बीच में। नॉनसेंस। फिर जब मधुबाला पाखी के लिए गोंद के लड्डू बनाती है तब उन लड्डुओं में पाखी ऐसी कोई दवाई मिला देती है जिससे पाखी के बच्चे की जान खतरे में चली जाए। जब मधुबाला उन लड्डुओं को पाखी को देती है तो ले पाखी बहू, या लड्डू खा। मधुबाला लड्डू खिलाने जा रही थी कि तभी विक्रमजीत जोर से चिल्लाते हैं, हाँ, मधु, गगन, भरत, बड़ी बहू, छोटी बहू। मधुबाला घबरा जाती है। हाय राम, इन्हें क्या हो गया? मधुबाला और पाखी दोनों भी तेजी से कमरे से बाहर निकलते हैं और पाखी के धक्के से लड्डुओं की थाली गिर जाती है। अरे रे, ये लड्डू गिर गए। जाने दे, मैं नए बना दूंगी। मधुबाला और पाखी वहां से चले जाते हैं। तभी रोमा, अरे नहीं, ये प्लान भी नाकामयाब हुआ। पता नहीं कौन सा दौरा पड़ गया इस बुड्ढी को ऐन वक्त पर। चलो देखना तो होगा जाकर। जब सभी विक्रमजीत के कमरे में एकत्रित होते हैं तब वो देखते हैं कि वो नींद में ही जमीन पर गिर गए थे और उनके सर पर चोट भी आई थी। क्या करते हैं आप भी विक्रमजीत जी? बुढ़ापे में तो कम से कम ध्यान रखिए। हाँ पापा, अभी तो हल्की सी चोट आई है, लेकिन अगर गहरी चोट आती तो। अजीब जंजाल है। जिसे गिरना चाहिए वो तो लाख कोशिशों के बावजूद गिर नहीं रही, बल्कि उसके बदले कोई और ही गिरे जा रहा है। ऐसे ही रोमा हर बार कोई ना कोई साजिश रचती रहती जिससे पाखी के बच्चे को हानि पहुंचे, लेकिन वो हर बार अपनी चालों में असफल होती। वक्त बीतता जाता है और देवरानी के गोद भराई का समय आ जाता है। जब मोहल्ले की सारी औरतें इकट्ठा होती है और सभी पाखी की झोली में फल फूल शगुन और आशीर्वाद भरते हैं, पूरे घर को सजाया होता है। अरे रोमा, तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना अपनी देवरानी को गर्भवती देख, क्योंकि तुम्हारी तो कोख जिंदगी भर सुनी ही रहने वाली है ना? और नहीं तो क्या, इसीलिए तो शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। खैर, अब जब किस्मत में बांझ होना लिखा था तो कर भी क्या सकते हैं भाई। रोमा को उन औरतों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती हैं। रोमा पाखी के बच्चे को चोट पहुंचाने में जी तोड़ मेहनत करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। अब आखिरकार 9 महीने सही सलामत बीत जाते हैं और पाखी को जुड़वा बेटे होते हैं। पूरा परिवार बहुत खुश होता है सिवाय रोमा के। मधुबाला तो खुशी से नाचने लगती है। फिर हॉस्पिटल रूम में, जहाँ सिर्फ मधुबाला और विक्रमजीत मौजूद होते हैं, तब बेड पर लेटी हुई पाखी उन दोनों से कहती है, माँ जी, पापा जी, मैंने एक फैसला लिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा मैं रोमा दीदी और गगन भाई को दे दूँ। उन्हें भी तो माता पिता बनने का अधिकार है ना? हाँ छोटी बहू, एकदम सही फैसला किया है तुमने। हाँ पाखी बहू, रोमा को तो मैं जीवन भर कोसती रही, लेकिन अब मैं भी चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहुएं माँ का सुख प्राप्त करें। भरत उस रूम में आता है और कहता है, पाखी, दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्यों ना हम हमारा एक बेटा भाई और भाभी को दे दे? अरे पगले, तेरे आने से पहले ही तेरी बीवी ने ये फैसला ले लिया है। इसी से देखो ना, तुम दोनों के विचार कितने मेल खाते हैं।
फिर पाखी और भरत दोनों भी अपने 2 जुड़वा बेटों में से एक बेटा गगन और रोमा को दे देते हैं, जिसके बाद रोमा पूरी तरह चौंक जाती है और उसे एक पल में अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। पाखी, धन्यवाद मुझे ये खुशी देने के लिए। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितनी चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मैं अब इस बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी। हाँ रोमा, मैं जानती हूँ रोमा दीदी, आपने गलतियाँ तो बहुत की, लेकिन आपको दर्द भी उतना ही मिला है। इस खुशी के लिए आप कितना तड़पी हो, तरसी हो, लेकिन अब और नहीं। और ऐसे ही दोनों जेठानी देवरानी एक दूसरे के गले लगती हैं और पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है। बरखा और मयूरा दोनों भी देवरानी जेठानी होती हैं। बरखा की छोटी बेटी होती है तारा, जो 5 साल की है। वहीं मयूरा का एक बेटा होता है ओमकार, जो 4ठी कक्षा में पढ़ रहा होता है। रोज की तरह ओमकार स्कूल से लौटता है और आज तो उसने एक ट्रॉफी भी लाई होती है अपने साथ। दादू ये देखिए, मैं दौड़ प्रतियोगिता में पहले आया और ये ट्रॉफी मिली मुझे। अरे वाह वाह वाह, जीते रहे ओमी, क्या बात है। तू तो अभी से ही हमारे खानदान का नाम रोशन कर रहा है। बहुत खूब ओमी बेटा, ऐसे ही अपने दादू दादी और मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहो। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। बधाई हो ओमी, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद व्यंजन बनाऊंगी खाने में। और मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा। बहुत अच्छा मेरा लड़का, मुझे बहुत गर्व है तुम पर। और तुम्हारा चाचा तुम्हें आज मॉल में खेल खेलने ले जाएगा। हाँ ये थैंक यू। सभी ओमकार की तारीफें करते हैं और उसे प्यार करते हैं, पर ये सब बरखा को अच्छा नहीं लगता। वो अपने कमरे में आ जाती है और कहती है, जिसे देखो दिन रात बस उम्मी 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 करते रहते हैं इस घर में। कोई मेरी तारा को प्यार नहीं देता। अरे क्यों देगा भला, वो एक लड़की है और ओमकार एक लड़का। अगर ऐसा ही रहा ना तो ये बुढ़िया मेरी सास एक दिन सारी जायदाद उस ओमकार के नाम कर देगी और मेरी बेटी उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे अभी तो मेरी बेटी 5 साल की है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। और मैं ससुराल में सबके मंसूबों को अच्छे से जानती हूँ। जेठानी जी के बेटे को मैं इस परिवार की जायदाद का मालिक बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। मैं यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगी, कुछ तो करना होगा। मम्मा कार्टून लगाओ ना टीवी पे। हाँ बेटा, अब देखना जेठानी जी, इस देवरानी की बेटी ही बनेगी जायदाद की असली मालकिन। बरखा को लगता है कि सब मयूरा और कार्तिक के बेटे ओमकार की तारीफ करते हैं और उसे ही महत्व देते हैं। और इससे पहले कि सास मनोरमा और ससुर धनराज ओमकार के नाम सारी जायदाद कर दे, बरखा ओमकार को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। वो मनोरमा के कमरे में जाकर उसके ड्रॉअर में से कुछ पैसे चुराकर ओमकार की बैग में डाल देती है। और जब मनोरमा ड्रॉअर में से पैसे को गायब देखती है तब वो चिल्ला पड़ती है, हाय राम, मेरे पैसे कहाँ चले गए? इसी ड्रॉअर में तो रखे थे। वो हॉल में आकर सबको बुलाती है और बताती है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। अरे मनोरमा, पैसे चल के थोड़ी ना जाएंगे कहीं पे, कमरे में ही होंगे, ध्यान से देखो ना। हाँ माँ जी, आपने ठीक से चेक किया ना? अरे मैंने पूरे कमरे की जांच कर ली लेकिन कहीं नहीं है। माँ जी एक काम करते हैं, हम ना पूरे घर में ढूंढते हैं, क्या पता आप कहीं रख कर भूल गई हो या किसी कोने में गिर गए हो आपके पैसे। हाँ बरखा बहू तो सही कह रही है, मुझे वो पैसे हर हाल में खोजने होंगे। कोई मामूली छोटी मोटी रकम नहीं थी, पूरे 2000 रुपए थे। बरखा और बाकी घर वाले पूरे घर में पैसे को ढूंढने लगते हैं और जानबूझकर बरखा ओमकार की बैग में से पैसे निकालकर सबको दिखाती है और बात का बतंगड़ बनाती है। हे भगवान, ये पैसे तो ओमी के बैग में से मिले। इसका मतलब ओमी ने पैसे चोरी किए थे। ओमी, तूने पैसे चुराए? ये उम्मीद नहीं थी तुझसे बेटा। हाँ ओमी, बहुत गलत किया तूने। लेकिन दादी दादू, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन मानिए। चलो कमरे में आओ, आज से तुम्हारा वीडियो गेम और बाहर जाना बंद। आजकल बहुत घूम रहे हो ना मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ।
बरखा ये सब देखकर मन में फूट कर हंसती है और खुश होती है। एक बार बरखा मनोरमा के सूप में मिर्च मिला देती है और फिर ओमकार को रसोई में भेजती है ये कहकर कि सुनो ओमी बेटा, किचन में ना एक सूप रखा है कढ़ाई में, बस देख के आओ ना कढ़ाई ढकी है या खुली। ठीक है चाची। ओमकार जब रसोई में कढ़ाई ढकने जाता है तभी वहाँ मनोरमा आ जाती है। क्या कर रहा है तू यहाँ? पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है क्या तूने? जा जाकर पढ़ाई कर। मनोरमा सूप को चखती है और उसे इतना तीखा लगता है कि वो चीखते चिल्लाते हुए नाचने लगती है। हाय राम, बरखा वहां आकर तुरंत मनोरमा को पानी देती है और मनोरमा ओमकार को फिर से डांट लगाती है। अरे कल मुहे, मटर का दाना है लेकिन काम तो बड़े बड़े बैंगनों की तरह कर रहा है। इतनी सी उम्र में तू अपने घर वालों से बदला लेने लगा। जानबूझकर इस सूप में मिर्च मिलाई थी ना तूने? नहीं तो दादी, मैं तो सूप की कढ़ाई को ढक। चुप, एकदम चुप। आज से तू मेरा कुछ नहीं। बरखा, तारा को तैयार कर, आज मैं उसे अपनी सहेलियों के पास ले जाऊंगी। ओमकार खूब रोता है और बरखा उसे घर वालों की नज़रों में बुरा बनते देख खूब खुश होती है। ऐसे ही एक दिन बरखा धनराज और मनोरमा के रूम में जाकर उनके कपड़ों को कैंची से काट देती है। धनराज का चश्मा भी तोड़ देती है और फिर ओमकार से कहती है, उमी, तुझे सबको ऐसे दिखाना है कि ये सब तूने किया है, समझ गया? लेकिन चाची ये सब तो आप कर रही हो, मैं नहीं। मैं अभी सबको जाकर सारी सच्चाई बता दूंगा। बता दो, फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। कान खोलकर सुन लो ओमकार, अगर तुम कोई भी बात किसी को भी बताओगे तो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगी। फिर तुम अपने परिवार से, मम्मी पापा से दूर हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए चाची। मैं आपका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगा। बेचारा ओमकार ऐसे ही हर बार बरखा के रचे जाल में फंसता जाता और घर वालों की नज़र में बुरा बनने लगता। हॉस्टल के डर से वो किसी को सच भी बताने से डरता। एक रोज़, ये लो, ये तेल है, इससे फर्श पर जाकर गिराओ और फिर जब तुम्हारी दादी आएगी तो वो फिसल कर धड़ाम से गिर जाएगी और सारा इल्ज़ाम आ जाएगा तुम पर। नहीं चाची, मैं ये नहीं करूँगा। मेरी दादी को कमर की समस्या है, उनकी जान भी जा सकती है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए चाची, मैं आपसे विनती करता हूँ। चुप, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे सच में हॉस्टल छोड़ दूंगी, वो भी आज के आज। उतने में वहाँ मनोरमा आ जाती है। बरखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते के साथ ये सब करने की? वो तो अच्छा हुआ जो मैंने सारी बातें सुन ली। ओमकार झट से मनोरमा के गले लग जाता है। सभी घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं और बरखा बहुत घबरा जाती है। क्या हुआ मनोरमा? ये कुलक्षणी हमारे ओमी को भड़का रही थी। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है इसका इल्जाम हम ओमी पे लगाते आए। दरअसल उस सब के पीछे ये है। ये सुनकर सभी हैरान और भौचक्का रह जाते हैं। हाँ हाँ, है मेरा हाथ, मैंने ही किया है ये सब। आप सब सिर्फ और सिर्फ इस ओमी के ही गुणगान गाते रहते हैं, इसे ही प्यार, लाड, दुलार और स्नेह देते हैं, और मेरी बेटी इसे कुछ भी नहीं। इसी बात से चिंता होने लगी मुझे कि ऐसा ही चलता रहा तो आप पूरी जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी ओमी के नाम कर दोगी और मेरी बेटी वो खाली हाथ रह जाएगी। और इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने अपना लक्ष्य बना लिया कि अब मैं ओमी को आप सबकी नज़रों में इतना बुरा बना दूंगी कि माँ जी और पापा जी उससे जायदाद तो दूर की बात, उससे बात भी ना करें। बरखा बहू, ये तुमने बहुत गलत किया। तारा और ओमी दोनों भी हमारी आंखों के दो तारे हैं, उन्हें हम बराबर का ही हिस्सा देंगे ना। तुम्हारी सोच और तुम्हारी नीयत ही बुरी निकली। अरे मेरा ओमी तारा से बड़ा है, उम्र के फासले को तो देखो, और दिन भर ये ओमी तारा के इर्द गिर्द ही खेलता रहता है। मैं भी तो तारा को एक माँ की तरह प्यार करती हूँ। और तुमने मेरे ओमी के साथ इतना बुरा किया बरखा? तुमने बहुत बुरा किया है बरखा। बस, अब जब यह तमाशा हो ही गया है तो इसका अंजाम भी अब तय हो जाएगा।
जो बात कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी, उसे इस नास पीटी ने सच मान लिया और एक मासूम से बच्चे के साथ इतना अत्याचार किया। अब मैं पूरी प्रॉपर्टी ओमी के नाम ही कर देती हूँ। बुलाओ वकील, निकालो पेपर। और फिर बरखा की इस बड़ी गलती के कारण मनोरमा सारी जायदाद ओमकार के नाम कर देती है और बरखा पछताती बैठती है। घर का कोई भी अच्छा काम होता तो सास शीला की देवरानी से ही कराती। पता है क्यों? अरे शीला, हट तू परे जा। अरे न जाने पेट में कितने मुर्गे और बकरे को खाकर बैठी है। अरे सासू माँ, 15 दिन हो गए नॉनवेज खाए, आप तो कुछ भी कहती रहती हैं। अरे 15 दिन पहले खाया भी तो आधा किलो था। इतना मांस निकलने में भी तो वक्त लगता है ना। तभी शीला की देवरानी आ जाती है। लाइए माँ जी, कहाँ आप दीदी को समझा रही हैं? उन्हें तो अभी तंदूरी दे दो, चट कर जाए। तंदूरी कहाँ है? बटर एक्स्ट्रा डलवा दो ना, बहुत मन कर रहा है खाने को। और साथ में ना रुमाली रोटी हो जाए तो फिर क्या कहना। अरे देखो देखो जरा कैसे जेब लपलपा रही है मैडम की। कोई कहेगा कि इसकी शादी ऐसे घर में हुई है जहां हम मच्छर भी नहीं मारते और ये बकरा खा जाती है। शीला को तो अब आदत हो गई थी। जब तक अकेली थी घर पर राज करती, लेकिन शाकाहारी देवरानी के आ जाने के बाद से ही वो घर में रुतबा खोती जा रही थी। अरे क्या हाल बना रखा है। कल तेरी देवरानी का फोन आया था, कह रही थी कुछ सिखाओ शीला दीदी को। क्या हो गया है? देवरानी की हिम्मत कैसे हो गई जेठानी को हड़काने की? अरे जाने देना माँ, मैं नहीं सोचती इतना। ये लोग ना, मैं नॉनवेज खाती हूँ उसी बात का इश्यू बना रहे हैं। लेकिन मैं तो मैं हूँ ना। पागल है तू। नॉनवेज इतना जरूरी है कि घर पर अपनी इज्जत खो रही है। अरे सास को नहीं पसंद तो ना खा, क्या जरूरत है? अरे क्यों ना खाऊं? बहन, ना खाना अपनी मर्जी का हर इंसान का हक है। वैसे भी माँ, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, ये कम है क्या? देख ले बेटा, ज्यादा पढ़ा दिया है ना मैंने तुझे, तो तेरे सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। जो सही लगे कर। माँ फोन रख देती है और तभी घर के दरवाजे की बेल बजती है। अरे सत्यनारायण की पूजा है आज, लेकिन पंडित जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? माँ देखिए, पंडित जी है या फिर कोई दीदी का नया नाटक। शीला कमरे में ही बैठी नेल पॉलिश लगा रही होती है कि सास की आवाज कान पर जोर से पड़ती है। अरे फटे मुंह, या किसने मंगाया है तंदूरी चिकन? अरे पता नहीं क्या घर पर पूजा है आज। आपका नाम शीना है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि किसी को ये पैकेट ना देना और ना ही बताना कि इसमें तंदूरी चिकन है। सास को तो ये सुनकर और भी गुस्सा आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे फिट्टे मुंह, क्या बोल रहा है? घर है मेरा, मेरे घर में पूजा है, ऊपर से ये बहू मेरा सत्यानाश करवाने पर तुली है। अरे छोटी, जा जरा ये बड़ी के कमरे में पूछ तो क्या है, क्यों आज के दिन इसने तंदूरी मंगवाया? रहने दीजिए ना सासू माँ, क्यों उनके कमरे में जाकर अपना धर्म भ्रष्ट करना? और क्या करेंगी बात करके? दीदी को जब पता है कि पूजा है तो रुक जाती एक दिन, लेकिन नहीं। अरे मेरी माँ ने तो इस घर में शादी ही ये देखकर की थी कि लड़की की माँ पूजा पाठ वाली है, धर्म की ज्ञानी है। और तभी वहाँ ससुर जी आ जाते हैं। अरे बस कर बहू, इतनी क्वालिटी तो मेरी माँ ने भी नहीं देखी थी इसकी जब मेरी शादी करवा रही थी तो। अरे चुप रहो, गलत क्या बोल रही है वो? मैं हूँ धर्म की ज्ञानी, और हाँ, इस घर में नॉन वेज नहीं आएगा, बोल दिया तो बोल दिया। तभी वहाँ शीला आ जाती है। वो घर का माहौल देखकर समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। क्या हो गया सासू माँ, ये कुमकुम की तरह लाल क्यों हो रही हैं आप? बता रही हूँ बहू मैं तुझे, अपनी हरकतों से बाज आ जा, नहीं तो थोड़े दिन छोटी के साथ रह ले, देख कैसे रहा जाता है ससुराल में। अब बड़ी शीला को गुस्सा आ जाता है। माँ जी, मैंने क्या गलत किया है? मुझे तो समझ में ही नहीं आता। अरे आपने कहा नॉन वेज छोड़ दो, मैंने वो भी छोड़ दिया, और क्या कर लूं? छोड़ दिया? अरे वाह, अच्छा पागल समझा है? छोड़ दिया या कल फिर? सास जैसे ही शीला को उसके नॉनवेज ऑर्डर के बारे में बता रही होती है कि देवरानी, अरे क्या सासू माँ, आप भी किससे बात कर रही हैं? जाने दीजिए ना।
शीला जो देवरानी पर पहले से ही गुस्सा थी और गुस्सा हो जाती है। क्या जाने दे, हाँ बताओ। अरे छोटी, तुम छोटी हो, छोटी जैसी रहा करो। मैं नहीं बोलती इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझती नहीं हूँ। देख शीला, तू जबान मत लड़ा। माना तू काम करती है, लेकिन छोटी ने मुझे समझा है। वो जानती है कि मैं कितनी बड़ी पुजारन और धर्म की ज्ञानी हूँ। बहू सास की बात आंख फाड़ फाड़ कर सुन रही थी, कान खोल कर देख रही थी। और क्या है ऐसे देख रही है, जैसे सांप सूंघ गया है तुझे। ये क्या बोल रही हैं आप? ज्ञानी, पुजारिन, ठीक तो है ना? किसने ये सारी बात डाली है आपके मन में? किसने क्या? मैंने डाली है। सासू माँ तो जल्द ही पूरा घर मेरे नाम करके संन्यास लेने वाली है। क्यों माँ जी? क्या तुम्हारे नाम करके? और हम? अरे सब मोह माया है पतिदेव। ये बच्ची सही कह रही है, ये शुद्ध शाकाहारी है। इसके अंदर तो स्वयं भगवान वास करते हैं। वरना ये शीला, इसने तो घर में पूजा वाले दिन भी तंदूरी मंगवा लिया था ऑनलाइन। शीला को सास की बात सुनकर हैरानी होती है। कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने तो कितना कम कर दिया है नॉनवेज खाना, और मेरे पास तो कोई ऐप भी नहीं है जिससे मैं खाना मंगवाऊं घर पर। अच्छा, तो तू क्या कहना चाहती है कि छोटी ने ऑर्डर किया तेरे नाम से? तभी शीला का पति आ जाता है। क्या कहा? अरे शीला, वो तंदूरी का ऑर्डर छोटी ने किया था। तुम तो बोल रही थी कि अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं ऑर्डर किया, मैं क्यों करूंगी? अरे वो भी जब मैं तंदूरी खाती नहीं। और तो और उस दिन जिस दिन घर में पूजा हो, वो भी पूरे 520 रुपए का अनाजी ना, उतने में तो पनीर टिक्का मंगवा लेती। छोटी बोली जा रही थी कि ससुर बोल पड़ते हैं। छोटे, तुझे कैसे पता कि तंदूरी 520 रुपए का है, जबकि हम लोगों ने तो उसे तभी वापस कर दिया था। अब छोटी का मुंह बन जाता है कि शीला तुरंत देवरानी के हाथ से मोबाइल छीनकर फूड ऐप खोल लेती है। ओहो, देखिए तो, इसी ने ऑर्डर किया था, वो भी मेरे नाम से। कमेंट में लिखा है कि सिर्फ शीला के हाथ में ही दे। सास छोटी की तरफ देखती है। मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, सासू माँ के दिल में जगह बनाने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। वो बड़ी दीदी को बहुत मानती थी, तो मेरी माँ ने ही मुझे आइडिया दिया था। अपनी बेटी की खुशी के लिए माँ आइडिया तो देती रहती हैं, लेकिन उसे मानकर घर को खराब करना है या नहीं, ये तो जो बहू ससुराल में रह रही है वही समझ सकती है। अच्छा हुआ माँ जी के सामने कम से कम तुम्हारी हकीकत तो खुली। क्यों माँ जी, अब क्या कहेंगी आप? मेरी बड़ी बहू तो हीरा है, हीरा। चल, आज रात मैं तुझे पार्टी देती हूँ, 520 रुपए वाली तंदूरी की।